बिल्वापत्र ने टोटल 3 ऐसे क्लेम्स रखे हुए हैं। अच्छा। पहला क्लेम है 3 मिनट्स में हाउस कीपिंग और रूम सर्विस अदरवाइज फ्री। दूसरा हमने क्लेम रखा है कि 10 मिनट में अगर आपको बेवरेजेस नहीं मिलते हैं अगर उस दिन का फूड फ्री हो जाएगा। तीसरा हमारा सबसे बड़ा क्लेम है कि अगर आप हमारे एक नियम बनाया हुआ है मेरे को फाउंडर ने कि हम 3,500 से ऊपर उसका रूम का रेंट ही नहीं रखने वाले। अच्छा। हाँ। ये मैक्सिमम है। हाँ, ये हमारा मैक्सिमम है। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विद समबडी हु इज अ फाउंडर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। देखिए, एजुकेशन या हॉस्पिटलिटी, दो सेक्टर ऐसे हैं ना कि जिसमें पर्सनल टच चाहिए ही चाहिए। वो है होटल्स को एक्वायर करके हम उनको हमारी SOPs में डालना, ट्रेन करना, भी हमारा बेसिक वही अभी चल रहा है। तो जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अब टीचिंग बिजनेस में कुछ आपका इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि उसको लोगों ने मोर देन टीचिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया, तो आपने बोला कि वी विल मूव टू हॉस्पिटैलिटी। हमारे खुद के जो होटल्स हैं जो हम चला रहे हैं, जो वाइट लेबल चला रहे हैं या किसी और का हम लोग चला रहे हैं, वो बिल्वापत्र के नाम से अभी नहीं चल रहे, पर वहाँ पे वो कस्टमर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी SOP कहीं ना कहीं काम कर रही है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइक पे मिलेंगे। आई एम योर होस्ट तमन्ना। गाइस, इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये भी डिवाइडेड है इन टियर 1, टियर 2, टियर 3। लेकिन कभी भी अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन, वी टॉक अबाउट ग्रोथ। पहली बार वी आर गोना टॉक अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, हाउ अ फाउंडर इन दिस इंडस्ट्री थिंक्स। उनके इमोशंस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, उनकी स्पिरिचुअल बैकएंड पर कैसी होती है, हाउ इज़ ही सपोर्टेड ऑन फैमिली एंड, व्हाट इज़ हिज हिस्ट्री एंड व्हाट इज़ हिज फ्यूचर विजन। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं विद समबडी हु इज़ अ फाउंडर इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़। सो लेट्स वेलकम सर टू द शो। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। ठीक है सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आता है आज उसके लिए रिस्क लेना है ना, और स्पेशली इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो इतनी सैचुरेटेड और इतनी कम्पिटिटिव है, उसमें फिर इतना बड़ा ड्रीम लेके फिर एक लाइन शुरू करना, रिस्क लेना बहुत टफ लगता है। तो वो जर्नी आपके लिए कैसी रही? मेरे लिए ये जर्नी देखा जाए तो मेरा पैशन ज़्यादा है, मेरा शौक़ ज़्यादा है। मैं इसको बिज़नेस की तरीके से अभी तक देख ही नहीं रहा हूँ। मेरे लिए बिल्वापत्र या मेरी इस जर्नी की स्टार्टिंग उस पॉइंट से हुई कि मुझे घूमने का बहुत शौक़ था और मैं बहुत ज़्यादा घूमता भी हूँ। मैं इवन महीने में 4 से 5 बार बाहर ही होता हूँ। तो मेन चीज़ जो मैंने फेस की, पहली तो इकोनॉमिकल, ठीक है। जैसे मैंने 2017-18 में मैंने एज अ टीचर अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया। अच्छा। तब एक छोटे बजट से हम लोग निकलते थे। तो पहले ये क्वेश्चन था कि कहाँ रुके, क्योंकि अगर मैं घर से निकल रहा हूँ, अगर किसी में देवस्थान पे जा रहा हूँ या कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मुझे साफ़ वॉशरूम्स चाहिए, साफ़ लिनन्स चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर, जो एक अच्छी सर्विस चाहिए। और मुझे ज़्यादातर वो चीज़ें मिली नहीं। अच्छा। और मेरा ये मानना है कि अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो मैं या उसको खड़ा करने के लिए लग जाता हूँ या तो फिर उस चीज़ पे गाइड करने लग जाता हूँ कि भाई ये होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा सडन ये नहीं सोचा था कि मुझे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना है। पहले जैसे मैं होटल में जाता था, मुझे ये लगता था कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो मैं वो एक लिटरली एक चीज़ लिख के देता था सामने वाले को। अच्छा। कि भाई आपके वहाँ ये आप सुधार लो, नहीं तो आदमी, हाँ, या ना आदमी आना बंद कर देगा तुम्हारे वहाँ। ये सीधी चीज़ें हैं। और मैंने वो चीज़ फेस की, क्योंकि मैं 1,000 रुपये के रूम में भी रुका हुआ हूँ और मैंने 12,000 के रूम में भी रुका हूँ। तो ये दोनों ये चीज़ हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि अच्छा बिजनेस हो सकता है इसमें। अभी तो फिलहाल ये पैशन है, 10 साल बाद देखते हैं ये बिजनेस कितना बड़ा हो सकता है। पर हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर मैं पूरे साल में अगर 3 लाख लोगों को या 2 लाख लोगों को या 50,000 लोगों को अगर मैं सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ थ्रू योर तो हाँ, तो मैंने एक्सपीरियंस, तो फिर मुझे लगता है कि वो इनफ है मेरे लिए। हाँ। वो बिल्वापत्र की सबसे बड़ी जीत वही है। बाकी पैसा तो आएगा जाएगा, वो तो ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सर, जैसे आपने अभी बोला टीचिंग, पर जब हमने एक आई थिंक आर्टिकल भी है आप पे, जब उसमें देखा तो सोशल वर्क भी आप कर चुके हैं। तो उसके बारे में अगर थोड़ा बताइए। इसमें ये था कि हाँ। हम कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने एक ट्रस्ट रजिस्टर किया था जी। सो वो बेसिकली उसका पर्पस ये था, मैं बताऊं, मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला गोल था मुझे कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल करना था। अच्छा। हाँ, अभी भी वो है, पर वो अलग वे में अभी चला हाँ। गया। तो उस समय पे वो स्कूल ऐसे बच्चों के लिए होगा कि जिसको सच में पढ़ना है और जो फाइनेंशियली वो बैकअप में आ रहे हैं। कुछ ऐसे ड्रीम, मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं शायद दूसरा अब्दुल कलाम खड़ा कर सकता हूँ, अगर उसको वो रिसोर्सेज मिलना चाहिए। तो उस समय पे हम लोगों ने
100 रुपये महीने के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। 1200 रुपया साल का हम लेते थे। उस समय पे हमने मेरे ख्याल से 186 बच्चों को ट्यूशन्स दिए थे। अच्छा। फिर टीचिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। कॉम्पिटिटिव इन द अच्छा। सेंस कोरोना ने पूरा टीचिंग का पूरा फैक्टर चेंज कर दिया। 100%। पहले क्या था कि आप बच्चे के पास, बच्चे को अगर आप रखते थे पढ़ाई करवाने के लिए किसी टीचर के पास में, तो पहले आप उसका एजुकेशन देखते थे। कोरोना ने क्या सिस्टम किया, गली गली में टीचर्स हो गए। किसी 12 पास लड़की है, वो 8वें बच्चे को पढ़ा रही है, 12th में पढ़ रहा है, उसको कॉलेज के 3rd ईयर की ग्रेजुएट लड़का या लड़की पढ़ा रहे। तो वो क्या हो गया ना, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गया। सेकेंड थिंग उसमें क्या हुआ कि फीस कम होने लगी, तो हाँ। पेरेंट्स को अफोर्ड किया। कोरोना में भलभलों की कमर टूट चुकी है। एक ऑनलाइन इंडस्ट्री नहीं उठ के आ गई। हाँ। जो खा गया एक्चुअल टीचर्स हाँ, को। और मुझे सबसे बड़ा बैकफायर वही लगा। देखिए, एजुकेशन या हॉस्पिटलिटी, 2 सेक्टर ऐसे हैं ना कि जिसमें पर्सनल टच चाहिए ही चाहिए। आप बोलोगे, कई बड़े बड़े टीचर्स हैं, ये बोलते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर मैं इतना इंडस्ट्री में मुझे कई साल हो गए, मैं इतना जान रहा हूँ कि जो फैकल्टी के साथ आप पर्सनली पढ़ते हो ना, और उससे के साथ आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप नहीं उससे रिलेट कर पाओगे। और अगर टीचर से रिलेट नहीं कर पाओगे, देखो टीचिंग ऐसी चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि उसको ऑनलाइन तक रखना चाहिए। क्योंकि बच्चा आपसे फिजिकल और मेंटल इमोशनल 3 तरीके से कनेक्ट होता है। बच्चे को मारना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं मारना चाहिए बच्चे को। उस समय पे डांट फटकार, क्योंकि वही उसको आगे बढ़ाएगी। आपने सूर्यवंशम पिक्चर में एक डायलॉग देखा होगा अमिताभ बच्चन जी का, कि जो पत्थर छैनी और हथौड़ी की मार से डर जाए तो मूर्त नहीं बन सकता। वही सिस्टम यहाँ पे है। आपने एक रिकॉर्डेड क्लास दे दी है, उसके हिसाब से बच्चा हाँ 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 वो नहीं समझ। जबकि जब सामने बच्चा बैठा होता है, अगर उसका ध्यान नहीं है तो हम उसको टोक सकते हैं कि बेटा ये क्यों। अभी 50,000 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, क्या पता चल रहा है। उसमें एक ही चीज़ हुई है, ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है इसमें उसको अच्छे से अच्छा रेवेन्यू मिला है। लोगों ने अपने यूनिकॉर्न्स खड़े कर लिए हैं, ये अच्छी बात है। पर एक ही चीज़ है कि अगर आप 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप 50 CIR ला रहे हो, इट मीन्स ये आपका सक्सेस नहीं है। सक्सेस कौन सा है कि आप 50 बच्चों को पढ़ा रहे हो, और अगर एक बच्चा 85% या 80% मिला है ना, वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस है, क्योंकि वो फिजिकली आपके पास है। और इनमें एक चीज़ और मैंने देखी कि अगर कोई बच्चा होशियार है पढ़ने में, अगर वो तेज़ है, तो उसको किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही कर लेगा, क्योंकि उसको उस गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है। हाँ, एक अच्छा टीचर कौन है जो ऐसे बच्चे को ज़ीरो से हीरो बनाए, जिस बच्चे को सच में नीड है। और ये ऑनलाइन इंडस्ट्री इस चीज़ को खा चुकी है, अभी देखा जाए तो जब आपको रियलाइज़ हुआ कि अब टीचिंग बिजनेस में कुछ आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि उसको लोगों ने मोर देन टीचिंग बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिया, तो आपने बोला कि विल मूव टू हॉस्पिटैलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी मैं टीचिंग करवाता हूँ। आज भी मैं देखा जाए तो मेरा PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी में है। तो अभी भी मैं एजुकेशनल काउंसलिंग्स देता हूँ। पर वो अभी वो क्या है, वो सारी सेवा के पॉइंट में चला गया। भाई मेरे पास टाइम होगा, बेटा आ जाना, ये चैप्टर मैं क्लियर करवा के दे दूंगा। हॉस्पिटलिटी सेक्टर इसीलिए मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि मुझे ये लगा कि जो चीज़ मैं छोटे लेवल पे कर रहा हूँ, मैं उसको बड़े लेवल पे क्यों ना लेके जाऊँ। पहले एक चीज़ थी। दूसरी के मुझे खुद घूमने का चस्का है, टू बी वेरी फ्रैंक। सो सॉरी, मेरा थोड़ा लैंग्वेज का वो रहेगा, तो बिंदास आप रहिएगा, क्योंकि मैं फ़िल्टर के बिना का इंसान हूँ। और शायद इसीलिए आपके सामने भी बैठा हुआ, अगर मैं फ़िल्टर के साथ होता तो शायद मैं अपने मिडिल क्लास मेंटालिटी से ही बाहर नहीं निकला होता। तो मेरा ऐसा सिस्टम है कि मैं खुद घूमता रहता हूँ। अभी मुझे बहाना चाहिए, होटल्स होंगे तो बहाना होगा। मे भी देखो, आप उस पूरी वेवलेंथ से निकले, तभी आपने होटल्स एक्सप्लोर किए, तभी आपको बिजनेस आइडिया भी आया। तो मेरा सिंपल एक ही चीज़ है कि अगर मुझे ऋषिकेश जाना है तो सबसे पहले मेरा एक्सपेंस कैसा होता है मैं आपको बताऊँ। मेरा बहुत हाईवी एक्सपेंस होता है। मैं घूमने जाता हूँ तो मेरा एक ट्रिप एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए का होता है। इवन अभी मैं नवंबर में गोवा में था तो मैंने 1.25 लाख रुपये उड़ा दिया था उधर। सो मैं सोचता हूँ कि हर स्टे पे पैसा बचेगा, फूड पे बचेगा, तो क्यों ना इसी इंडस्ट्री में चलते हैं। बनिया बुद्धि थोड़ा वो यूज़ कर लिया। बेसिकली मैं स्वामीनारायण से बिलोंग करता हूँ। हम लोगों को थोड़ा गुजराती भी हूँ, बाई देश में जाट हूँ। मेरा जो बेस है कि जो मेरी पुश्तें हैं वो भरतपुर राजस्थान उस तरफ की हैं, पर मेरा बचपन जन्म सारा गुजरात में, तो बिजनेस माइंडसेट है। तो अगर मैं किसी होटल वाले को पैसा दे रहा हूँ, इससे अच्छा मैं खुद ही उसी होटल को एक्वायर करूँ, उसी में रहूँ और उसी के साथ बिजनेस भी खड़ा करूँ। तो दोनों बेनिफिट्स है और बहाने मिल जाएंगे। मम्मी नहीं रोकेगी, पिताजी नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा। कहाँ जा रहा है ऋषिकेश? क्यों? अरे होटल का काम है। उनको क्या पता है मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। नाइस, वाओ। बट सर,
फिर भी अगर आप शौक की बात करते हैं, शौक एक अच्छा इम्पोर्टेंट वर्ड है, लेकिन उसके लिए या उसके नाम पे एक प्रॉपर अपना करियर या प्रॉपर लाइन स्टार्ट करना एक बहुत बड़ी चीज़ है ना? तो जब आपने ये स्टेप उठाया कि हॉस्पिटैलिटी में करते हैं, तो आपको नज़र आया कि बहुत दिक्कत है आज हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, स्पेशली टियर 1 में? दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए गुड़ नहीं खाने वाला ही दूसरे को गुड़ ना खाने की सलाह दे सकता है, मेरा ये मानना है। वैक्यूम कहूँ या गलतियाँ कहूँ इस सेक्टर में बहुत है। सबसे पहली दिक्कत जो है वो है सर्विस की। सबसे बड़ी चीज़ ये है जो मुझे ये लगता है कि नहीं होनी चाहिए। कोई इंसान आपको पर नाइट का भले 1,000 रुपया दे रहा है या 1,500 दे रहा है या 10,000 दे रहा है या 1 लाख दे रहा है, उसको उस सिस्टम के हिसाब से, उस पैसे के हिसाब से उसको कंफर्ट मिलना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैंने कहीं कहीं ये भी देखा हुआ कि फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। जैसे मैं अभी रिसेंट दिसंबर में मैं फैमिली फंक्शन के लिए गया था मथुरा वृंदावन। भी मेरा गांव उसी साइड है। सो मैंने फ़्लाइट ली मुंबई से, मैं गया नोएडा, गाज़ियाबाद से लैंड किया और रिटर्न में भी मेरा वही सिनेरियो था। सो मैं रेडिसन ब्लू में रुका कौशाम्बी में। मुझे चाय पीने का मन किया, चाय 550 रुपये की विद टैक्सेस। मैंने बोला इतनी महंगी चाय, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की? हाँ 10-20 की है, 100 की कर लो। 550 की चाय मैंने पी ली, उसमें भी कोई ठिकाना नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं 7,500 रुपये पर नाइट का रूम ले रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने चाय मुझे दी बस 550 रुपये की। सेकेंड थिंग ये चीज़ मैंने देखी कि ज़्यादातर होटल्स में क्या होता है कि टैक्सेस ज़्यादा होता है। हाँ। ये टैक्स वो टैक्स वो टैक्स। अरे पहली बात आप जीएसटी ले रहे हो, फिर उसमें सर्विस टैक्स ले रहे हो और सर्विस टैक्स के ऊपर फिर से जीएसटी भी ले रहे हो, तो इसकी ज़रूरत क्या है? आपका स्टाफ को आपको सैलरी देना है। मेरा मानना ये है कि अगर आप कस्टमर के दिमाग में पहली बार ही अपने लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डाल दोगे, वो दूसरी बार खड़ा नहीं रहेगा। रेडिसन हो, ताज हो या किसी भी बड़ी ब्रांड की मैं बात करता हूँ, हम क्या देख के जाते हैं? अरे रेडिसन का बहुत नाम है, स्टर्लिंग का बहुत नाम ब्रांड है, नेम। हाँ ब्रांड नेम है। अरे पर ब्रांड नेम के साथ वो अंदर से तो खोखला है। बिल्वा पत्र के लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि सामने वाले को उस चीज़ का पैसे का वैल्यू मनी मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हम सक्सेस नहीं हो पा रहे। तो उस चीज़ को हमको सुधारना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने नोट की कि इसमें स्कैम्स भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। फोटोज कुछ और बता देते हैं, वहाँ जाओ तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। बहुत खतरनाक सिस्टम है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके हिसाब से मुझे लगा कि इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे और देखते हैं, अभी लगे हुए हैं। Nice, sir. Obviously, you're doing great, but yet again, affordable और quality, माने ग्रेट एक्सपीरियंस, ये अगर कोई नहीं कर पा रहा है या आज बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो ये जब आपने करना शुरू किया, आपको नज़र आया कि मुश्किल तो है एग्जीक्यूट करना? मुश्किल बहुत है। इसका एक कारण है कि जब आप बोल देते हो ना अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी, तो एक्सपेक्टेशन गेस्ट की बढ़ जाती है। अरे चाय की क्वालिटी क्या होगी, क्या हाँ। सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, इसमें हम एक चीज़ ये कह सकते हैं कि एक अच्छी एसओपी को अगर हम बना लेते हैं, एक अच्छे स्टाफ को हम क्रिएट कर लेते हैं। स्टाफ को क्रिएट करने की मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी स्टाफ रॉ ही होता है और हर स्टाफ को क्रिएट करना पड़ता है फॉर सर्विसेज, राइट। उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो एक दिन में नहीं सीखेगा, पर एक दिन ज़रूर सीखेगा, राइट। और उसके लिए उसको घिसना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हो गई कि वो जब होटल में आ रहा है, हाँ। तो पहली चीज़ उसको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपने क्या बोला, अफोर्डेबल। करेक्ट। चलो उसने पैसा दे दिया मेरे को कि भाई चलो 2223। मेरी होटल का हमने एक नियम बनाया हुआ है, मेरे को फाउंडर ने, कि हम 3,500 से ऊपर उसका रूम का रेंट ही नहीं रखने वाले। अच्छा। हाँ। ये मैक्सिमम है? हाँ, ये हमारा मैक्सिमम है कि हम इतना ही रखने वाले हैं। क्योंकि ये सारा आपका मोटिव था हाँ, शुरू करने का। तो अभी 3,500 हमने रख दिया। अभी वो तो एक बार तो खुश हो जाएगा, चलो भाई 3,500 में है। हाँ। वो आ गया। हाँ। तो मेरे लिए वो बकरा नहीं है, मेरे लिए वो गेस्ट है। पहली चीज वो मेरी फैमिली का मेंबर है, क्योंकि बिल्वा पत्र एक फैमिली है। ठीक है, तो फैमिली का मेंबर है वो मेरे लिए। वो आ रहा है, तो वो दूसरी बार अगर मेरे पास आएगा तो वो मेरी क्वालिटी की वजह से आएगा, ना ही मेरी अफोर्डेबिलिटी की वजह से। अफोर्डेबल शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक बार कस्टमर मेरे वहाँ आना चाहिए, उसके बाद उसके बाद तो वो मेरे पास से जाने ही नहीं वाला। ये आपको दिख रहा है अपने रिपीटेड कस्टमर्स पे? देखिए एक चीज़ है, अभी हमारा जो बेस है, हम लोग एक्विजिशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस जो है वो है होटल्स को एक्वायर करके हम उनको हमारी SOPs में ढालना, ट्रेन करना। अभी हमारा बेसिक वही अभी वो चल रहा है।
हमारे खुद के जो होटल्स हैं जो हम चला रहे हैं, जो वाइट लेबल चला रहे हैं या किसी और का हम लोग चला रहे हैं, वो बिल्वा पत्र के नाम से अभी नहीं चल रहे हैं, पर वहाँ पे वो कस्टमर रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि हमारी एसओपी कहीं ना कहीं काम कर रही है। बिल्कुल। वो बिजनेस मॉडल लाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि देखिए हम बिजनेस में नए थे, अगर मैं अभी बिल्वा पत्र खड़ा कर दूं, उसके नाम पे होटल ले लूं, ठीक है, और ना चले तो तकलीफ है। इससे अच्छा किसी और की होटल में हम एक्सपेरिमेंट कर लेते, नाम हुआ तो उसका, बदनाम हुआ तो उसका, ठीक है। तो एक रिस्क ये था। तो हाँ, हम रिपीटेड कस्टमर्स ले रहे हैं, पर वहाँ पे हम वो कुछ बड़ी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ओनर का थोड़ा बहुत वो होता है कि वो नहीं ये रहता नहीं है। करना है। हाँ, जिस दिन बिल्वा पत्र आएगा उस दिन हम क्लेम जो आप बता रहे हैं वो सारे क्लेम्स को डेफिनेटली हम सक्सेस करेंगे, वो guaranteed चीज़ 100%, है। 100%। और एक और बहुत अच्छा क्लेम की बात हो ही रही है, तो मैंने पढ़ा कि डीले हुआ तो फ्री स्टे। हाँ इसके बारे में, बिकॉज दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, है ना? तो इसके बारे में अगर आप हमारे ऑडियंस को हाँ, बताएं अभी तो। इसमें क्या है ना कि हाँ, बिल्वा पत्र ने टोटल 3 ऐसे क्लेम्स रखे हुए हैं। अच्छा। पहला क्लेम है 3 मिनट्स में हाउस कीपिंग और रूम सर्विस अदरवाइज फ्री। ओके। नेक्स्ट डे आपका फ्री हो जाएगा। स्टे हाँ, पूरा स्टे फ्री। फ्री हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा हमने क्लेम रखा है कि 10 मिनट में अगर आपको बेवरेजेस नहीं मिलते हैं तो आपका बेवरेजेस जो है हाँ। वो फ्री हो जाएगा, और उस दिन का फूड फ्री हो जाएगा पूरे, मतलब अगर आप 2 टाइम खा रहे हो, क्योंकि बाप रे। ब्रेकफास्ट हमारे वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री है। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा क्लेम है कि अगर आप हमारे वहाँ 3 नाइट 4 डेज रह रहे हो और आपको लगता है कि भाई मुझे मज़ा नहीं आया, तो हम आपसे कमिटमेंट लेंगे कि भाई नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर हमारे वहाँ आओगे और आपका जो 3 नाइट्स या 4 नाइट्स का जो भी आपका स्टे रहा है उसका पूरा पैसा आपको रिफंड कर देंगे, बस एक प्रॉमिस के साथ में कि नेक्स्ट टाइम आप फिर से आएंगे और फिर से एक्सपीरियंस करेंगे, और अगर हमारी फिर से गलती होगी तो फिर से हमको बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमको उस एसओपी को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल होगी। सर, तो ये मुझे ये जानना है कि ये जो इमोशनल कनेक्शन पे आप खेल रहे हैं, ये शायद ही कोई और कर रहा है ना? तो ये जो इमोशनल कनेक्ट है विद योर क्लाइंट्स और प्रॉब्ली जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका कितना बड़ा आपको इम्पैक्ट दिखता है बिजनेस में? देखिए, भारत की जो प्रजा है ना, हाँ। मेरे प्यारे देशवासी, इनकी सबसे बड़ी वो है कि अगर आपने इनके दिल में जगह बना ली ना तो आपको ताज, अपने सिर का ताज बना लेंगे, ये मैं जानता हूँ। और ये चीज़ हम हमारे भारत की पॉलिटिक्स में भी देखते हैं। हाँ हाँ, ठीक ऑब्वियसली। है, कि हमारे जो आज प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लोगों के दिल पे राज किया, उन्होंने लोगों की दिल की नस को पकड़ा सारा हुआ है। इमोशन हाँ, जी में वो है। जानते हैं कि सामने वाले इंसान को क्या चाहिए। चाहिए। जैसे मैं अभी एक रिसेंट बता, हमारे वहाँ गुजरात में निकाय चुनाव हुए, तो निकाय चुनाव में उन्होंने एक ऐसे इंसान को टिकट देने के लिए सजेशन दिया जो एज अ पियून ओह। भाजपा के कार्यालय में काम करता था। आज ओके। उसके लिए तो भगवान है। हाँ। तो मेन चीज़ ये है कि भारत की प्रजा को अगर हम प्यार देंगे, हम उनको दुलार देंगे, हम उनसे उनकी नस को पकड़ेंगे, हम ये समझेंगे कि उसको क्या चाहिए, भारत की प्रजा ऐसी है कि हमें सिर पे बिठा लेगी। और हाँ, ऐसी भी है कि अगर हम उस चीज़ में नहीं सस्टेन कर पाए तो वो गिरा भी देगी। पर हाँ, भारत की प्रजा के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप उनको कितना प्यार देते हो। अब वो आपकी 100 गलतियां माफ़ करेंगे, पर वो वही चीज़ पे चलेंगे कि वो कितना प्यार आपसे मांग रहे हैं, आप दे पा रहे हो। मेरे लिए किसी भी बिल्वा पत्र का गेस्ट मेरे लिए मेरा भाई, बहन, बेटी है। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ। आपने बोला कि आपकी फिलॉसफी है गेस्ट इज गॉड। हाँ, यस, डेफिनेटली। है ना? तो जब आप इस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो व्हाट आर यू सीइंग कि दूसरी जो हॉस्पिटैलिटी लाइंस कर रही हैं, आपको लगता है कि वो ऐसा मानते हैं गेस्ट को लेकर? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि नहीं मानते होंगे, कहीं ना कहीं वो भी मानते होंगे, पर एक चीज़ है, वो बहुत बड़े बन चुके हैं। ठीक है। तो सर, अगर कल को बिल्वा पत्र बड़ा हो जाता है तो ये डिफरेंस हमें दिखेगा कभी? नहीं दिखेगा, उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ और आपके दर्शकों को देता हूँ। इसका कारण है कि मैंने जैसे बोला, मुझे घूमने का शौक है, तो मेरा एक रोटेशन है कि मैं हर होटल में घूमता रहूँगा। मुझे हेड ऑफिस में बैठ के एसी की हवा नहीं खानी है। नहीं, ऐसा नहीं, एसी की हवा मैं मेरे होटल्स में भी खाऊंगा, डोंट। पर हाँ, मुझे कहीं एक जगह स्थायी नहीं होना। अगर होना होता तो मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मैं ग्रो नहीं करता। सेकेंड थिंग, कि जब बिल्वा पत्र की नींव रखी गई तो इसी विश्वास पे रखी गई थी कि हम जब बड़े होंगे फिर भी हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो SOPs हमने बनाई है, ऐसा नहीं है कि हम लंदन बैठे हो या किसी को संभालने दे दिया, भाई तू कर लेना, तू ये कर लेना, वो कर लेना, वो सिस्टम नहीं है। हम लंदन बैठे हो, हम अमेरिका बैठे हो, हम कहीं भी बैठे हुए हों, हमारी SOP मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही है, वो हमको देखना है। दूसरे हॉस्पिटल सेक्टर में क्या हो रहा है, जैसे वो अभी मार्केट कैप 1000 करोड़ 5000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, अभी उनके लिए क्या ब्रांड बन चुका है, आएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने ही वाला है। दूसरी चीज़ मैंने ये देखा
कि ये मेंबरशिप पे रिलाई करते हैं ज़्यादा। अब एक चीज़, अगर मैंने 5.5 लाख रुपया क्लब महिंद्रा की मेंबरशिप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं काहे को किसी और जगह पे हाथ में मारूं। क्लब महिंद्रा में जाऊंगा, भले ना वो कैसी भी सर्विस दे रहा हो। हमारा एक दूसरा नियम भी है कि हम मेंबरशिप कभी नहीं बेचेंगे बिल्वा पत्र में। हमको बेचना ही नहीं है। क्यों? आप अगर मेंबरशिप बेच रहे हो, इट मीन्स आप उसको बांध रहे हो। कस्टमर अगर बंदा होगा तो आपकी माइनस को नहीं बताएगा, एंड फिर वो इसके बाद कभी रिन्यू नहीं करेंगे। नहीं करेगा। अभी देखिए, मैं अपनी बात को, मेरे पास बहुत बड़ी होटल चेन्स है, उनका मेंबरशिप है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा 5.5 लाख इन्वेस्ट करने में मुझे बुकिंग्स नहीं मिलते। अब एक चीज़ है, मुझे अगर देखा जाए तो मुझे कई जगह घूमने जाना है, तो मैं मेंबरशिप पे रिलाई नहीं करूंगा ना। मेरा मन आज घूमने का, मैं आज जाऊंगा। मैं फ़ोन करके पूछूंगा भाई कब मिलना है, कब मुझे रूम बुक, 2 महीने बाद सर मिलेगी। अरे तो 2 महीने तक मैं जिंदा रहा कि नहीं रहा, वो भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कल का पता नहीं है। हाँ। तो हम इसीलिए बिल्वा पुत्रा में मेंबरशिप को बेचना ही नहीं चाहते। भाई जब आपका आना है तब आओ और मिलके आप रहो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमने इन्वेस्टर्स के लिए भी ये सारी चीज़ें रखी है। हमारे जितने भी बिल्वा पत्र के इन्वेस्टर्स होंगे, वो सारे इन्वेस्टर्स को स्टे फ्री है उनका। वाओ। वो रिफंडेबल डिपॉजिट के उससे हम लोगों ने किया हुआ है कि जैसे कि आपको पहले जो रेंट है टैरिफ वो देना है, विद इन 7 डेज आपको वो आपका रेवेन्यू वापस मिल जाएगा। ओके। वो हम लोगों ने ये चीज़ें भी रही है। और इवन हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए अभी हमने ओपन किया हुआ है। हमने अभी एक बहुत छोटी टिकट साइज़ में हम हमारे शेयर्स को बाहर मार्केट में इंडिविजुअल लेवल पे हमारे भाई बंधु बहन ऐसे आप जैसे किसी को बेच रहे हैं कि जो भाई हमारे साथ जुड़े, अपना प्रॉफिट भी ले, डिविडेंड भी ले, साथ में इसका मज़ा भी ले। क्या बात है। बट सर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर पे बात करते हैं, थोड़ा सा कंज्यूमर साइकोलॉजी पे। तो हमारे देश में जैसे आपने बोला बहुत ब्यूटीफुली कि लोग एक्सपीरियंस का पैसा देते हैं, सारा हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पे ही खड़ी हुई है। तो अगर आज कोई भी बिजनेस, जैसे आप बिल्वा पत्र की बात कर ले, वो कर ले, अगर वो इस एक्सपीरियंस को मास्टर कर लेता है तो आपको क्या लगता है कि वो किंग होगा इंडस्ट्री का? देखिए, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ऐसा है कि इसमें किंग कोई नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। अच्छा। उसका कारण ये है कि जनरेशन वाइज लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदलती हैं। ट्रेंड्स बदलते हैं। किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को, हाँ आप उसको मेंटेन करके लीडर बन सकते हो पर किंग नहीं बन सकते। क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। हाँ, क्योंकि किंग बहुत बड़ा इसमें वर्ड हो जाएगा। इसका कारण है कि कस्टमर बहुत अलग तरीके से सोचता है। अगर आप उसको गरम बिरयानी दोगे ना तो ठंडी मांगेगा और ठंडी दोगे तो गरम मांगेगा। ये सारी कस्टमर जो मूडी है, उसका नाम ही कस्टमर है। वो मतलब क्यों ऐसा कहते हैं, जब हम मार्केट्स में निकलते हैं कि ग्राहक भगवान होता है, भगवान मूडी होते हैं। कभी बारिश कर दी, अभी आप देख रहे हो वेदर पे कितने चेंज हो रहे हैं, वो मूडी है। और ये सारी चीज़ें हमारे लिटरेचर भी बताते हैं कि भगवान मूडी है, मन में आया वो कर दिया। तो कस्टमर भगवान, इट मीन्स वो मूडी है। उसके एक्सपेक्टेशंस पे आप हर बार खरे नहीं उतर पाओगे, ये मैं मानता हूँ। ठीक है। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इसमें आप नहीं हाँ, अगर आप ऐसा बोले कि कोई दूसरा ब्रांड हो तो मैं मान सकता हूँ कि उसमें आप किंग बन सकते हो, पर ये सेक्टर ऐसा है इसमें कि नहीं हो सकता। वो अगर बिल्वा पत्र में उसको अगर मैं माथे पे बिठाऊंगा ना, वो अपने हाथ से जाके खिलाऊंगा कि भाई मैं कंपनी का सीईओ हूँ, ले खा ले अपने हाथ, तो अभी वो अगर उसको रेडिसन में जाना है तो जाएगा ही, कुछ नहीं कर सकते हम। वो चीज़ें हैं क्योंकि बहुत फैक्टर्स होते हैं लाइकिंग के भी, तो वी नेवर नो। नहीं, उसमें ये चीज़ें भी होती है ना मैम, कि देखा जाए तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है इसमें कि चलना वहाँ भी देखे आते कैसा होगा। जैसे मेरी बात करूँ, मैं रेडिसन का नाम सुनता था ना, चलो एक बार जाके देख के आता हूँ कैसा है। पता चल गया हाथ पग तीसरे माथा, अभी मैं ज़िंदगी में नहीं जाऊँ, ऐसा भी नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरी गरज पड़ी तो मैं जाऊँगा। कि वो बिल्वा पत्र नहीं होगा तो क्या करूँगा, जाना पड़ेगा। और हमें एक्सपेंड करने में एटलीस्ट 2-3 साल लगेंगे, तो उसके लिए वो ऑप्शन है। अगर मेरे से अच्छा उसको अगर उस स्पेसिफाइडली लोकेशन पे सर्विस मिलेगा तो फिर वो बिल्वा पत्र को कंसीडर नहीं भी करे। जैसे अगर मैं एरो सिटी में अपना एक होटल रख रहा हूँ और वहाँ पे रेडिसन भी है, वहाँ पे ताज भी है, अगर मेरा बिल्वा पत्र मैंने अगर उसको गोवा में अच्छा फील किया है पर उसने ताज में वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो क्या बोलेगा एरो सिटी में, सीधा वो ताज में ही जाएगा, वो बिल्वा पत्र में नहीं जाएगा। अरे भाई वहाँ पे मज़ा आया था। सारी चीज़ें हैं ये चीज़ें। बट सर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछना चाहूँगी, जो टीम होती है कहीं भी, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का पूरे पिलर्स होते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होता है? इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि फाउंडर या को फाउंडर या सीईओ का कोई रोल नहीं है, 99% इनका ही रोल है। क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्ट कर रहे, गेस्ट से कनेक्ट कर रहे। ठीक, ऐसा हुआ है कभी कि आप कोई बिल्वा पत्र के एक्वायर्ड होटल जाएं और टेस्ट करें कि एम्प्लॉयज़ आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, मेरा ऐसा प्लानिंग है कि मैं सही बताऊँ ना, मेरा
आप मेरा थोड़ा प्लानिंग पूरा बाहर निकाल देने वाले हो, पर मेरा ऐसा प्लानिंग है कि मैं फटे कपड़े में जाऊंगा। अच्छा। हाँ, एकदम लिटरली बेगर बन के जाना चाहता हूँ मैं, और देखना चाहता हूँ कि वो कैसे ट्रीट करता है मेरे। हाँ, ओह, और होगा लाइक वो आपका एक्वायर्ड? वो ऐसा ओह, मेरा प्लानिंग है कि मैं जैसे कि मैं मेरी जो दो तीन प्रॉपर्टीज़ मेरी है, मैं कभी क्या होता है उस रोड पे जाता हूँ, सीधा अंदर घुस जाता हूँ। अच्छा। उनको पता ही नहीं है। इवन मेरे कई एम्प्लॉय ऐसे जो मेरे को गालियाँ तक देते हैं कि भाई सर थोड़े स्ट्रिक्ट है, क्योंकि देखो एक चीज़ है, अगर आप एसओपी, हमारे लिए एसओपी भगवान है। एसओपी अगर स्ट्रांग होगी तो ही हम गेस्ट को वो चीज़ दे पाएंगे जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ें हैं, और मेरा मानना ये है कि मैंने जैसे आपको बोला मैं घूमता रहूँगा, वो इसीलिए घूमता रहूँगा, मैं किसी को प्रायर नोटिस नहीं दूंगा, मैं आ रहा हूँ कि कुछ नहीं, सीधा होटल पे गया, भाई ये क्या चीज़ें चल रही हैं, फिर उनको प्यार से समझाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत यही है, क्योंकि कस्टमर या गेस्ट आपके पास आ रहा है ना, तो वो केयूर कुमार को मिलने नहीं आ रहा, वो बिल्वा पत्र के नाम से नहीं आ रहा, वो उस प्यार के लिए आ रहा है। एक्सपीरियंस हाँ, के लिए आ उसके रहे लिए आ रहा है। ठीक है, वो साफ चादरों के लिए आ रहा है, वो मुलायम तकियों के लिए आ रहा है। हमारे को फाउंडर ने एक सिस्टम डाला हुआ है कि हर रूम में एक टेडी बेयर रखना है, उस टेडी ओह, बेयर में एक कार्ड होगा वेलकम, ऐसा करके। तो वो सारी चीज़ों के लिए वो आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं इस बहुत लाइन ज़्यादा, में। बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक चीज़ है कि अगर किसी का बर्थडे है, मेरा ये मानना है कि जैसे कि आप मेरे होटल में स्टे करना है, मुझे पता चला आपका बर्थडे आज की डेट में, क्योंकि आपका आईडी मैं लूँगा, डेफिनेटली मुझे पता चलना है। तो अगर मैं एक 350, 400, 500 रुपये का केक आपके दरवाजे पे लेके नॉक करके कहूँ मैडम हैप्पी बर्थडे, तो वो चीज़ आपको 100 नहीं, 200 बार नहीं, 500 बार बिल्वा पत्र में आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ। सोचते हो? वाओ। तो सर, आपको लगता है कि अगर हम एक अच्छा एक्सपीरियंस या एक अच्छा बिहेवियर गेस्ट को नहीं दे पा रहे हैं तो ये बिजनेस बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको रिपीटिंग कस्टमर चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, 140 करोड़ की जनता है, तू नहीं तो दूसरा कोई सही। ये चीज़ें होती है। जैसे मैंने अभी ये चीज़ एक फील की रिसेंट मेरी उज्जैन ट्रिप में, उज्जैन में बिजनेस डेवलपमेंट पर्पस के लिए था, मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया। इवन मैंने 2 एयरबीएनबी बुक किए। एक एयरबीएनबी में मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जैसे वो मैनेजर था, प्रॉपर्टी मैनेजर, रोज़ फ़ोन करके पूछता था मैडम सर के मेड आए कि नहीं, सर एसी चल रहे हैं कि नहीं, पानी का प्रॉब्लम है कि नहीं। और दूसरी जगह मैंने सेम एयरबीएनबी लिया दूसरी जगह पे, तो वो पूछने को तैयार नहीं, उसका एसी ऑपरेट नहीं चल रहा है, उसके सोफेस वगैरह में धूल भरी पड़ी है। और जब मैंने उनको कंप्लेंट की, बोला कि सर मैं यहाँ पे होटल बना रहा हूँ फलाना ठिकाना, अरे भाई तू एक एयरबीएनबी तो संभाल नहीं पा रहा है, और तू बात कर रहा है मैं होटल बनाने को, तो क्या संभालेगा? इसका एक रीज़न है। उज्जैन एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आदमी को अपने आराध्य को मिलना है। हाँ। तो उनके लिए क्या है, आप उनके लिए एक इन्वेंट्री हो, आया गया जया, वही चीज़ें हैं। परंतु जब इंसान अपने आराध्य को मिलने आता है ना, तो बहुत से अरमान लेके आता है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं उसको सर्विस दूंगा ना, तो 2 दिन और अपने आराध्य के दर्शन करेगा। तो ये चीज़ें मैंने नोट की। एक दूसरी हमने यही चीज़ सेम लास्ट ईयर खाटू श्याम में नोट की थी, क्योंकि बाबा से हम बहुत प्यार करते हैं। 2-3 ऐसी जगह हैं कि जहाँ हम बहुत जाते हैं और बहुत पुण्य उन देव को प्यार करते हैं। क्या बात है। तो वहाँ पे भी हमने नोट की कि एकदम अच्छा होटल है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख के खुश हो जाओ कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। अंदर जाने के बाद पता चला कि वो आपको कुत्तों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है क्यों कर रहे हैं, उसका भी रीज़न है, क्योंकि बाबा के पास आप आ रहे हो, उनको पता है भाई ये नहीं है, तू नहीं आएगा तो 3 बाण के धारी के पास दूसरा आएगा। हाँ। क्योंकि हम तो बाबा को मिलने जा रहे हैं ना, बाबा से प्यार कर रहे हैं, उससे थोड़ी कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से अभी आप अगर एक बार गए हो, अगर आप देखो एक चीज़ समझो, अगर मैं 2,500 रुपया दे रहा हूँ या 1,000 रुपया, अगर मैं 500 रुपया भी दे रहा हूँ ना, तो मैं अपनी मेहनत की कमाई दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हर इंसान अपने अंदर एक भगवान होता है। बिल्कुल। ठीक है। उसकी, अगर जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जैसे एक बड़े बिजनेसमैन की इज्जत होती है ना, वैसे एक बेगर की भी इज्जत होती है। अगर हम वो करना छोड़ देंगे ना, तो हम इंसान ही नहीं, फिर हम जानवरों में ही आते हैं। मेरा ये मानना है। सो जैसे आपने बोला, वैसे ये इंडस्ट्री में अगर आप गेस्ट को नहीं बिहेवियर। समझ पाओगे, बिहेव नहीं कर, उनसे अच्छा बिहेव नहीं करोगे, वो तुमको उखाड़ के फेंक देगा। क्यों? उसका रीज़न है कि हर इंसान के दिन एक से नहीं रहते। ट्रू दैट। हाँ, अगर उस ऊपर वाला ने उस, जैसे मैं खाटू श्याम करके, उसने हमारे साथ खराब बिहेव किया, अगर खाटू श्याम ने चाहा तो मैं अपना वैनिटी लेके जाऊंगा, क्या ज़रूरत है तेरी? तो ये चीज़ें है कि हॉस्पिटलिटी सेक्टर ऐसा है कि डेफिनेटली अगर आप बिहेव गलत कर रहे हो, कस्टमर आपको उखाड़ के फेंक देगा।
बट सर इसमें एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि आपने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ पे क्यों फोकस किया, व्हाई नॉट टीयर 1? टीयर 1 का पैसा नहीं है। कितना फिल्टर फ्री आंसर था। हाँ, डेफिनेटली नहीं है। देखिए, मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे लिए अपना सर्वाइवल ही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब मैं इन्वेस्टमेंट लेने जाता हूँ तो मेरे पिताजी के बिजनेस सामने लोग ले आते हैं कि तेरे पिताजी ने पूरी ज़िंदगी ये किया, तो कहाँ से देगा हमको अगर कल उठ के कुछ हो गया तो, तेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ नहीं, ये सारी चीज़ें होती है। टीयर 2 टीयर 3 इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में मेरा ये मानना है कि अगर मुझे दिल्ली जाना है, अगर मैं मेरे होम टाउन वलसाड़ से दिल्ली जा रहा हूँ तो मुझे एनी हाउ उदयपुर में एक रात रुकना पड़ेगा, मुझे बस वही में मैं जीत जाता हूँ। अगर उदयपुर में बिल्वपत्र की एक प्रॉपर्टी होगी ना, तो घूमने के लिए बहुत सी डेस्टिनेशन है। अगर मैं अच्छा स्टे ऑप्शन दूंगा ना, तो बोलेगा अरे दिल्ली 2 दिन बाद जाऊँगा, उदयपुर में 4 दिन रह लेता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली पहली चीज़ है कि पहली बार प्लेयर्स पड़े हुए हैं। देखिए, बैंड बाजा बारात आपने देखी होगी, हाँ, तो उसमें हाँ। वो कहते हैं ना कि सैनिक फॉर्म में पहले जनकपुरी के राजा हाँ, बन बन जाते हैं। ये जाते हैं। सिस्टम है कि पहले यार छोटे छोटे जगह देख लेते हैं। बट अगर बढ़ा तो टीयर 1 बिल्कुल है ना। टीयर 1 मेरा मानना है कि शायद मैं कभी नहीं करूं, क्योंकि अच्छा। मैं जिनको प्यार करता हूँ, जो जिनके आसपास मैं रहना चाहता हूँ ना, वो टीयर 1 में नहीं मिलेंगे मेरे को। हाँ, तो वो इमोशन आप क्लाइंट से भी उतना ही उम्मीद हाँ, करते हैं मेरा, जितना आप सर्विस हाँ, मैं देंगे। कहता हूँ भाई, मैं सर्विस देता हूँ, मुझे भी इतना ही प्यार करो। क्योंकि बिल्कुल प्यार के सर, बदले प्यार बिल्कुल। होना ही चाहिए। अगर प्यार के बदले प्यार नहीं होता है ना, तो फिर वो रिश्ता अच्छा नहीं लगता। डेफिनेटली। बट जैसे आपने इतनी प्यारी बात बोली, तो फिर मतलब आपके लिए स्केलेबिलिटी से ज़्यादा क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। नहीं, स्केलेबिलिटी है, ऐसा नहीं है। क्वालिटी मेरे लिए इम्पोर्टेंट। स्केलेबल नहीं होगा तो मैं कैसे रेवेन्यू करूंगा, और रेवेन्यू नहीं करूंगा तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को क्या दूंगा। ठीक है, परंतु मेरा मानना यह है कि एक प्रॉपर्टी मुझे दिल्ली में एक्वायर करनी है, अगर उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, तो मेरा मानना है कि 50 लाख में 10 प्रॉपर्टी एक्वायर करूँ ना। तो पहली चीज़, मैं 10 डेस्टिनेशन पे लोगों की रीच में आ गया। सेकेंड थिंग, मेरे पोर्टफोलियो में 10 प्रॉपर्टीज़ आ गई, तो ये 2 चीज़ें हो गई। और सबसे तीसरी चीज़ कि लोगों को 10 डेस्टिनेशन घूमने का एक मोटो मिल गया। दिल्ली कौन कौन जाएगा? दिल्ली कोई नहीं जाता। दिल्ली जाने का किसी के पास रीज़न क्या है? सिर्फ बिजनेस वर्क, दैट्स इट। वही चीज़ है। कोई टूरिज्म हाँ, या ऐसा कुछ अगर नहीं। अभी जैसे कि यहाँ पे आप जाओ ना, मालवन करके एक जगह है मुंबई गोवा के आसपास। अभी पहले क्या लोग गोवा जाते थे, अभी मालवन भी जाते हैं। मालवन बहुत अच्छे बीचेस है, क्लीन बीचेस है। अगर वहाँ प्रॉपर्टी होगी तो आदमी गोवा भी जाएगा, मालवन भी जाएगा। ओह स्मार्ट। फिर महाबलेश्वर के मतलब हाँ। फिर एक रत्नागिरी के पास एक जगह है। मतलब ऐसी कई अभी छोटी छोटी ऐसी जगह बन रही हैं। हिडन जेम जो कह रहे हैं। हाँ, लाइक हमारे वहाँ वलसाड़ में मावली माता वाटरफॉल्स है, बिलपुरी करके गांव है छोटा सा। हाँ। हाँ, मतलब उधर अगर आप वाटरफॉल्स में जाओ तो कम से कम 3-4 किलोमीटर तो आपको चलना पड़ेगा। मैं अभी तक नहीं गया क्योंकि वो चलना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं गया। परंतु इतनी अच्छी जगह है कि उसको गुजरात गवर्नमेंट खुद डेवलप कर रही है। तो अगर उसको डेवलप कर रही है, अगर मैं वहाँ पे एक प्रॉपर्टी को अगर लीज पे लेता हूँ या फोको मॉडल में लेता हूँ, तो मेरे लिए तो वो अच्छी चीज़ है ना। 100%। आदमी सुबह जाके शाम को आने की जगह क्या सोचेगा, चलो रात को रुक जाते हैं। और घूम लेते हैं। हाँ, definitely। तो सर अगर मैं बात करूँ बिल्वा पत्र की यूएसपी कि भाई अलग कैसे स्टैंड आउट करते हैं आप, तो वो अगर कुछ बताएं तो। देखिए, बिल्वा पत्र सबसे पहले स्टैंड करता है अपने एसओपी के लिए, हाँ। जो हमने रेडी की है। दूसरा है हमारे इमोशंस के लिए, और तीसरा है हमारे प्रोमिसेस के लिए, कि हम अगर ये प्रोमिसेस दे रहे हैं तो हम निभाएंगे। भले हमको बर्बाद हो जाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। हम बैंकरप्ट होने तैयार है, हाँ। परंतु हमको वो चांस चाहिए। अभी हमको क्या होता है, जैसे कि हम इतने बड़े क्लेम्स लेके जाते हैं तो कई होटल्स हमको लीज पे प्रॉपर्टीज भी नहीं देते। अभी हमको ये फेज हो रहा है हमारे साथ में कि जैसे हम चले जाते, पहली चीज़ कि हमारे पास फंड्स की कमी, इतना ज़्यादा हमारे पास फंड्स है भी नहीं। ये सीधी बात है जो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो हम पहले अभी फंड्स रेजिंग में लगे हुए हैं, तो पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें आती है। फिर हम एसओपीज़ की बात करते हैं तो ये अरे ये कैसे कर लोगे, हमको रेंट नहीं मिला था, ये सारी चीज़ें भी है। तो ये चीज़ें हमको थोड़ी फेस हो रही है हम लोगों को, पर वो तो हर समय का ऐसा ही है। पहले किसी भी काम की शुरुआत करनी बहुत टफ होती है, फिर वो फ्लो में चलता है। पर हाँ, एक हमारी क्वालिटी, एक हमारी यूएसपी और एक हमारे प्रोमिसेस, अगर हम इन तीनों को लेके चल रहे हैं तो बिल्वा पत्र स्टैंड आउट करेगा करेगा करेगा। और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम इस चीज़ को 1 साल तक मेंटेन कर लेना, तो हमारे होटल्स पूरे साल के लिए सोल्ड आउट रहेंगे। ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि आदमी उस कंफर्ट के लिए आएगा, वो प्यार के लिए आएगा, ना ही उसको ये है कि भाई मैं कई जगह रह लूँ। हाँ, मेरे वहाँ कौन सा कस्टमर नहीं आएगा जिसको बिजनेस पर्पज से आना, वो मैं मानता हूँ। पर तो आप क्लियर हो इस सेक्शन हाँ, के बारे में। पर मेरे जो मेन है, मेरा लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये मेरा कस्टमर बेस है। वो कैसे निकलता है साल में एक बार 3-4 दिन के लिए, अगर मैं उसको ऐसा फैसिलिटीज़ दूंगा ना, तो वो अपना वेकेशन प्लानिंग 6 महीना डिले भी कर देगा।
मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम 2-3 प्रॉपर्टीज में अभी पड़े हुए हैं कि हम मिल जाए, हम लाइक उज्जैन में प्रॉपर्टी के लिए हम पड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि अगर वो प्रॉपर्टी हमको मिल गई ना तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट रहेगी साल भर के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ से लोग इतने उज्जैन जाते हैं और उनको वही चीज़ चाहिए, अफोर्डेबल प्लस क्वालिटी, खत्म खेल। और क्या देना है उसको मुझे, क्योंकि ज़्यादातर मैं उज्जैन बहुत जाता हूँ क्योंकि मेरे को फाउंडर जो हैं उनके वो आराध्य हैं, मैं भी उनको बहुत बिलीव करता हूँ। तो मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कितना 5,000 रुपये पर नाइट। हाँ, फिर वो अपनी हालत वैसी ही है, आएगा आया आया आराम और गया आराम, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं उसको दूंगा तो बोलेगा भाई 2 महीने बाद चले जाएंगे उज्जैन, को दिक्कत में जाएंगे बेलीपत्र में। ये सारी चीज़ें। ओह नाइस। बट सर ये तो सारी अच्छी चीज़ें हो गई है ना। हर किसी की एंटरप्रेन्योरल जर्नी में ऐसा होता है कि एक वर्स्ट फेज आता है, गलतियां हो जाती हैं, एक बुरा फेज देखा था। वाज देयर एनीथिंग विद दैट जब बिल्वा पत्र का? हाँ डेफिनेटली। इसमें क्या था, लास्ट ईयर ही हम लोगों ने बहुत ख़राब फेस देखा, हम लोगों ने 30 लाख का लॉस किया था। बहुत गंदा फेस था हमारे लिए। बट ओके वो चला गया। मेरा ये मानना है कि कभी गंदे उसको याद नहीं करते। अच्छा। पर हाँ ऐसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जैसे शुरुआत की थी एज अ वेटर भी मैंने काम किया हुआ है, तो वो समय पे भी ऐसा था कि लोगों ने चाय तक मुंह पे मार दी है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने ऐसी देखी हुई हैं। कि अब ये चीज़ दुख छोटे लगते हैं? हाँ अभी क्योंकि अभी इसमें क्या है ना, दुख छोटे तब लगे जब संकल्प बड़े होंगे। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि बड़ा हम जब देखेंगे ना तो सारे ये चीज़ लगेंगे। ऐसा नहीं है, अगर हम किसी जगह इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं ना तो डेफिनेटली वो चीज़ें कि भाई कहाँ से मतलब ये होता है कि भाई Obviously. हाँ। तो हमारे एरिया में कोई फ़ोन करके पूछेगा भाई एक भाई आए थे हमारे आपके एरिया से में ही रहते हैं और ऐसा ऐसा है, तो लोग कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, खा जाएगा पैसा ये वो, ऐसे इन्वेस्टर को भी चढ़ा देते हैं। ओह। कुछ ऐसे होते हैं इन्वेस्टर। अभी लास्ट ईयर हमारे ही फेज, हमने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टर ने पैसा दिया और उसको ये लगा कि शायद यहाँ से पैसा रिकवर नहीं होगा, तो उसने रातों रात हम पे 30 लाख रुपया मांगा। अभी हम पे देखो एक चीज़, अगर किसी चीज़ को इन्वेस्ट कर लिया है तो उसको रिकवर करने के लिए हमको टाइम लगे। उसने 3 महीना हमारी ज़िंदगी हराम कर दिया, मेरी मम्मी को गालियाँ देवे, मेरे को देवे, मेरे को फाउंडर को देवे। इवन उसके समय में तो मैं लास्ट ईयर की बात है, ये मई जून की बात है, मैं हार्ट पेशेंट तक हो चुका हूँ। मुझे कभी कभी मैं घबरा जाता हूँ, मेरे हाथ पे हाँ Anxiety. ये सारी चीज़ें होती हैं। पर हाँ उसको दे दिया, प्लस उसने 30 लाख का ब्याज लिया, उसको ब्याज भी दिया। पर हाँ उसके बाद मुझे ये सीखने मिल गया कि कोई बात नहीं, चलो एक ख़राब फेजेस आएंगे, ऊपर वाला अच्छे फेजेस भी देगा। और उससे एक चीज़ और सीखी कि कभी भी किसी का इन्वेस्टमेंट लो तो इतना ज़्यादा मत लो। तो ऐसे बहुत से फेसेस है हमने देखे हुए हैं, क्योंकि वही बात है कि जब पिताजी का काम छोटा था, सारी चीज़ें जब मार्केट में निकलते हैं लोगों को जलन भी इतनी होती है कि ये आगे बढ़ गए तो ये हमारे नीचे ही रहने चाहिए। ये आगे बढ़ी क्यों रहे। जैसे कई रिसेंट अभी हमारे वहाँ 2-3 ही ऐसे इंसिडेंट अभी 1-2 महीने में हो गए कि हमको दुख होता है। हम किसी को ये नहीं कहते कि भैया आपकी से हमको तकलीफ हो रही है, लोग हमको गाली देने में भी कोई नहीं सोचते। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। मैं सोचता हूँ कि जिस दिन कुछ होंगे, देखिए एक चीज़ है, लोग तो भगवान को भी तक गालियाँ देते, तो मैं इंसान हूँ, ऐसी चीज़ें। दैट्स ट्रू सर, बट हर चीज़ एक लर्निंग देती है एंड ऑब्वियसली उसी से हम ग्रो भी करते हैं। बट एक और चीज़ है सर, ग्रोथ से मुझे याद आया कि एक डिजिटल एरा जब से एआई आया है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी उसका इम्पैक्ट हुआ होगा। आपको लगता है कि जैसे हमने बात करा ह्यूमन टच का सारा गेम है हॉस्पिटैलिटी में, तो कभी एआई इसमें कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? नहीं, एआई इसमें बड़ा रोल इसलिए प्ले नहीं करेगा कि वही चीज़ है कि कस्टमर आके या गेस्ट आके सीधा फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव से रिलेट करेगा, वहाँ पे एआई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मेन चीज़ है। देखिए मैं आपको एक रिसेंट देता हूँ एक एग्जांपल ही समझिए कि हमारे एक होटल में ऐसा हुआ कि एक लेडी को वो दिन आ गए। ठीक है, तो वो फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव के पास जाके क्या बोले कि भाई मुझे इस तरीके का इशू हो चुका है, तो यू हैव अ सैनिटरी पैड्स ऑन। हाँ है। फिर वो हमारे वहाँ स्टे किया उन्होंने, और सिंगल लड़की ही थी, इवन आपकी उम्र की ही होगी। फिर रात को उसको हम लोगों ने गर्म पानी का वो थैली वगैरह दिया, मतलब जो ये मैंने नहीं किया, वो हमारे फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव ने खुद अपने मन से किया। उसको चॉकलेट्स दी, उसको आइसक्रीम दी, तो उससे वो रिलीफ हुई। ठीक है, तो ये चीज़ एआई तो नहीं कर पाएगी। एआई एक चीज़ कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है। हाँ, रिव्यूज जो हमारे नेगेटिव क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर सकती है, रिपोर्ट्स और हाँ ये ये सब। सारी कर सकती है। बट हाँ जो प्यार कस्टमर को या गेस्ट को चाहिए वो डेफिनेटली वो एआई नहीं कर पाएगा। तो यू कैन से कि लिमिटेड उनका रोल रह सकता है हाँ सिर्फ। हाँ, अगर एआई से ये पूछो मुझे एसओपी में क्या चेंजेस करना है, एआई फटक से कर देगा, पर एसओपी मेंटेन होनी चाहिए ना। करने वाले भी ह्यूमंस होंगे। वो तो ह्यूमन है। हाँ,
तो सर अब थोड़ा सा ना पीछे जाके विल टॉक ऑन योर पर्सनल फैमिली टेंजेंट. एज वी सॉ एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि योर फादर रियली स्ट्रगल्ड अ लॉट, है ना. तो उनके ऐसे क्या लाइफ लेसन्स या ऐसी चीज़ें जो आपने सीख ली हैं, जो आपने बिजनेस में अप्लाई की, लाइफ में अप्लाई की? देखिए, मैंने सबसे पहली चीज़ अप्लाई की कि पैसा ही सबसे पैसा परमेश्वर है। पहली चीज़ मैंने ये क्यों, इसका रीज़न है कि मेरे पिताजी का बहुत छोटा कामकाज था, वो कलर का काम करते थे। जैसे आपने दीवारों पे जो लिखाई होती है वो सारी चीज़ें हमारे पिताजी करते थे। अच्छा. तो उन्होंने उनको वो मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया कि भाई 15-20 दिन में रह लूँगा घर पे, तो खाना कैसे खाएंगे। तो हाँ, एक चीज़ मैंने ये सीखी कि पैसा सर्वोपरि है। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंट ये सीखी मैंने कि निरंतरता हमको चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। कूदो गिरो, फिर कूदो गिरो कि ये सीधे मैंने सीखी हैं कि निरंतरता हर चीज़ में ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, देखिए जैसे अगर हम प्यार करते हैं तो प्यार में निरंतरता ज़रूरी है, परिवार में निरंतरता ज़रूरी है, हर जगह निरंतरता ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको आगे, अगर आप एक ही बार में थक जाओगे, जैसे हमारे पिताजी, मुझे आज भी याद है, आई थिंक 2009-10 की बात है कि वो बाम्बू पे चढ़े थे कुछ लिखने के लिए, फिर गिरे। ठीक है, उनको चोट लगी, सारी चीज़ें हैं, पर इसका मतलब तो नहीं दूसरी बार उन्होंने बाम्बू पे नहीं चढ़े क्यों? क्योंकि खाना खाना था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हाँ, मैंने उनसे ये 2 चीज़ें सीखी कि भाई पैसा सब कुछ है। क्योंकि आज हम जब मार्केट में जाते हैं ना, तो हमारे पिताजी की अच्छाई कोई नहीं दिखता, पर हमारे पिताजी का छोटा धंधा लोग देखते हैं कि भाई इसका पिता तो पेंटर था, लड़का कुछ करके भाग जाएगा पैसे वगैरह लेके, कैसे, मतलब वो चीज़ हमारे सपने को वो लोग नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी उस हिसाब से थे, पर वो ये नहीं जानते कि भाई गरीब का बच्चा ही कुछ ब्रांड बना लेता है, अमीर का बच्चा नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कहता कि नहीं करते, अमीर के बच्चे भी करते हैं, पर जब जो आदमी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो ना, उसको स्ट्रगल का, उस पैसे की अहमियत ही नहीं है। आज मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ी मेरी खुद की कीमत की है, तब उसमें स्क्रैच होता है, मेरे को दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से ली। एंड यू हैव सीन द बर्स्ट एंड द फेज ऑफ लाइफ। अभी किसी मिलियनर का बेटा घिस देगा, ठोक देगा, अरे पापा गाड़ी ठोके, दूसरी कल के कल से तो आ जाएगी। तो ये चीज़ें हैं कि हमारे पिताजी ने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। और इवन जब से मैंने होश संभाला है, 3-3.5 साल से, मैंने तो उनको रिटायर ही कर दिया। तो भी वो करते रहते कुछ ना कुछ, नो डाउट। पर अभी शायद मैंने उनको सीधी बोल दिया, कभी डांटता भी हूँ मैं उनसे, कुछ उनके डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मैं उनको डांटता भी हूँ। पर हाँ, डेफिनेटली कभी उन्होंने उनको रिटायर कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं हाय हाय करने की, कुर्ता पैजामा पहनो, आराम से बैठो, जैसे राजपूतों में जाटों में होता है, आराम से बैठ गया, मोबाइल मच लो, कोई दिक्कत नहीं। बट सर, आपको नहीं लगता है कि सक्सेस का जो असल स्वाद है ना, वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ही ले पाते हैं? हाँ, डेफिनेटली। अमीर लोग नहीं ले पाते। अमीर लोग उनको क्या दुख, क्या सुख, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या they don't वो understand. कभी गरीब होते ही नहीं है ना, क्योंकि अमीर ही रहते हैं वो। देख, एक चीज़ समझिए, मैं ये सोचता हूँ पैसा पैसे को खींचता है, ये मेरी सबसे बड़ी फिलोसॉफी। मनी अट्रैक्ट्स मनी, यस। तो उन लोगों को दुख आने ही नहीं वाला। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने मल्टीपल, देखिए एक चीज़ है, जैसे आप और मैं जितना टैक्स भरते होंगे ना, उतना वो नहीं भरते होंगे, क्योंकि उनका चलता है कि भाई मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो उनके एसेट्स रिकरिंग में आ रहे हैं। हमें तो एसेट्स क्रिएट करने हैं, उसको रिकरिंग में लाना है, और जब हम उसको लाभ लेना शुरू करेंगे तब तो हड्डी खराब हो चुकी होगी। अभी मुझे चार्टर्ड प्लेन में बैठना है, मेरे घोंटू नहीं चल रहे, मैं चार्टर्ड प्लेन में चढ़ूंगा तो बैठूंगा। ये चीज़ें हैं। तो हमें हमारा बेनिफिट किसको मिलेगा? हमारे आने वाली जनरेशन को। पर वो उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसलिए हमारे पिताजी एक बहुत अच्छी चीज़ कहते हैं कि अगर दादा ने कुछ किया है तो पोता उसको बर्बाद करेगा। कभी भी 3 पीढ़ी से ज़्यादा किसी भी बिलियनर के पास पैसा नहीं टिका। ये मेरा खुद का, मैंने अनुभव खुद मैंने हमारे गाँव गरास में देखे हुए हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कमाया था, जो उन्होंने मेहनत की थी ना, वो मेहनत बच्चा नहीं करे। अरे बापू के पास बहुत है, क्या ज़रूरत है, वो क्या ज़रूरत जो सब आ जाता है ना, तो वहाँ पे बर्बादी शुरू हो जाती है। यहाँ तो ये सिस्टम है कि अभी हम दौड़ रहे, अभी हम इतना ही एंजॉय कर पा रहे हैं कि भाई हाँ, सफारी में घूम रहे हैं, एक्सेल 6 में घूम रहे हैं, कल उठ के शायद मैं कार्निवल लिमोजिन में घूमूंगा या वेलफेयर में घूमूंगा, या तो फिर एक आध मस्त वैनिटी वैन बना के घूम लूँगा। मैं वही कर पाऊँगा, या कुछ पॉलिटिक्स में आगे बढ़ के सांसद बन जाऊंगा। पर मंत्री कौन बनेगा? मेरा बेटा, मेरी बेटी, या आने वाली जनरेशन। समझो कि हमारी भतीजी है। अभी हम ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए हैं कि जिस स्कूल में 75 रुपया फीस थी या 70, वो भी हम नहीं दे पा रहे थे टाइम पे। हमारी भतीजी की मैं बात करूं, हमारी भतीजी का एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, भले वो पैदा उससे पहले एडमिशन हमारे गुरुकुल में हो चुका है। कि भाई आप के हमारे संत कहते हैं कि भगत,
आपकी बेटी जो है वो हमारी ही गुरुकुल में पढ़ेगी, ये चीज़ें हैं, तो उसका फ़ायदा तो वो लोग उठाने वाले, हम तो क्या है ना, वो खेत, हम वो बीज डालने वाले लोग हैं कि जिसका फल हमारी आने वाली जनरेशंस खाएंगे। दिस वॉज मोर अबाउट द स्ट्रगल, बट सर हर किसी की लाइफ में ना, खासकर जब इतना स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, एक साइलेंट सपोर्ट होता है। आपकी लाइफ का वो साइलेंट सपोर्ट फैक्टर कौन है? देखिए, मेरी लाइफ का सबसे साइलेंट सपोर्ट जो है ना, वो मेरी को फाउंडर है, और मैं बहुत श्योरली कहता हूँ कि अगर मैं आपके यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, तो उसकी बदौलत बैठा हुआ हूँ। वाओ। नहीं तो मेरी हैसियत, मैं क्या सोचता पता है, फिर गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, मस्त, फिर 20-22 हज़ार की नौकरी मिल जाए, माता पिता को लगेगा कि बच्चा सेटल हो गया, गांव में वो डंडेरा पीट देंगे, हमारा लड़का पुलिस में, हमारा लड़का पटवारी है, फलाना ठिकाना। अगर मेरी सोच 1,000 करोड़ की मार्केट कैप की हुई है ना, तो मेरे को फाउंडर की वजह से हुई है। क्या बात है। हाँ, क्योंकि उसने मुझे निरंतरता, जो मैं आपको बोलता आ रहा हूँ ना, हाँ। उसमें उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया हुआ क्या है। देखिए, बात। एक चीज़ है, निरंतरता लाना बहुत बड़ी, ऐसा बोले ना, निरंतरता आनी चाहिए, परंतु जब आप पछड़ते हो ना, जब घोंटू छिल जाते हैं, तो वो एक हाथ चाहिए कि बेटा चल उठ, ये अपने को करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, मोटिवेशंस की जो बातें हैं, चलो पिताजी के मोटिवेशंस तो हमको मिले हुए, इनफ मिले हुए, ठीक है, तो फिर क्या सोचते थे, क्या फ़ायदा, हम अगर मैं ये सोचता कि पिताजी से हमने को मोटिवेशन मिला हुआ है, तो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या होता, पिताजी को रिटायर करना है, आराम से वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, ये होता। 1,000 करोड़ के मार्केट कैप के बारे में मैं नहीं सोचता, वो उन्होंने सिखाया। वाओ। आज मैं बता रहा हूँ, अगर मैं 2 गाड़ी, इवन देखिए ये घड़ी है ना, वो उन्होंने गिफ्ट की है मुझे। मैं घड़ियों का शौक भी नहीं रखता, मेरे इवन मैं जो कपड़े पहन रहा हूँ ना, ये कपड़े भी उनकी पसंद से, मतलब पसंद में, वो मुझे सजेस्ट करते हैं क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, वो माइंडसेट देना मेन चीज़ है। फिर वो मुझे मुंबई लेके आए, तो मैंने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, क्योंकि वलसाड़ एक छोटी जगह है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं। और फिर इधर अंधेरी में आया, तो मैंने एक्टर्स को देखा वगैरह, तो थोड़ा ये हुआ कि नहीं यार, अभी ये लाइफस्टाइल में घुसना पड़ेगा। 30-40 लाख रुपए साल का कमाने से या ऐसा कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ जाना चाहिए। तो हाँ, फिर उतार चढ़ाव में उन्होंने साथ भी दिया, बहुत अच्छा साथ दिया, आज भी देते हैं, हमेशा देंगे, इतना मुझे विश्वास है उन पे। सो बस हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर वो नहीं होते, तो शायद मैं तमन्ना जी के सामने नहीं अरे बैठा होता। अभी मैं अपनी ज़िंदगी कुछ अलग तरीके से जी रहा होता, जो मैं जीना नहीं चाहता था, डेफिनेटली। क्योंकि बट अदर देन दैट सर, दिस इज मोर अबाउट योर बिजनेस जर्नी। बात कर ली हमने, हमने सपोर्ट की भी बात करी, वी टॉक्ड अबाउट योर फैमिली डायनेमिक्स भी। थोड़ा सा हम बात करेंगे स्पिरिचुअल पार्ट की। तो आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का कितना बड़ा एक रोल रहा है? देखिए, मैं ऐसा इंसान हूँ कि भगवान को गाली भी दे देता हूँ, प्यार भी बहुत करता हूँ। ओके। क्यों, ये मैं मानता हूँ कि जब हम आराध्य से जुड़ते हैं ना, तो आराध्य पति होता है और हम पत्नी होते हैं। ये मेरा फिलोसॉफी है। जैसे वृंदावन में कहा जाता है कि सारे स्त्री है, सारी गोपियाँ है, कृष्ण सिर्फ एक ही है। हाँ। ठीक है, उस तरह की सिस्टम है। मेरे लिए मेरा मेरे लिए जो मेरा आराध्य है, वो सब कुछ है। हम जैसे मेरी बात करूँ, तो मेरे गुरु महाराज है आचार्य श्री कौशलेंद्र प्रसाद जी महाराज, भगवान स्वामीनारायण के वंशज हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत प्यार दिया है। कभी हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, कभी हमने एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं। हाँ, मैंने जब गुरु मंत्र लिया था, तब उनके सामने में था। ओह। हाँ, परंतु उसके बाद हम मिले नहीं। पर हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि मुझे जब भी मुझे रोका गया है किसी सिचुएशन में, तो सपने में आते हैं, पीठ थपथपाते हैं, प्यार करते हैं, समझाते हैं कि भाई मैं भी हूँ, देव भी विराजमान है, तो तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे शिव ने बहुत सपोर्ट किया है। क्या बात। हाँ, शिव ने मुझे मैं ये कह सकता हूँ कि शिव के हृदय में राधा वल्लभ जी विराजमान होते हैं। वो सिस्टम यहाँ पे आ रहा है कि शायद मेरे आराध्य हैं, उनको कहते होंगे भाई मेरे बेटे को थोड़ा सपोर्ट कर देना, या हाँ मेरे जी। पत्नी को ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ है कि सखा सखी भाव जब हम लेके चलते हैं भगवान के बीच जी। में, तो देखो, आप माता जी से पूरी बातें नहीं कर सकते, ठीक है, आप पिता से पूरी बात नहीं कर सकते, आप दोस्त से पूरी बात नहीं कर सकते, आप पति पत्नी का जो प्यार होता है ना, वो बहुत अलग होता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर भगवान को आप पति बनाओ और अपने आप को पत्नी बनाओ ना, फिर आपका जेंडर कुछ भी हो, तो वो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। वाओ। और दूसरी चीज़ कि उसकी रहमत में रहने के लिए उसके नियमों में रहना पड़ता है। मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे, मेरे से मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी स्मोक नहीं किया, कभी ड्रिंक नहीं किया, कुछ नहीं किया। इवन कभी मैं ये भी नहीं सोचता हूँ कि कोई कभी कभी हमारे को फाउंडर के बीच में ये चीज़ें होती हैं कि हम कई गलत रास्ते नहीं भटक जाए, क्योंकि कई लोगों से मिलना रहता है, ऑपोजिट जेंडर को अपने को फंसा नहीं। हम क्या सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, पर वो देख रहा है। क्या बात। अगर हम उस चीज़ को लेके चल रहे हैं ना, तो डेफिनेटली वो हमको सपोर्ट करते हैं।
अहमदाबाद वासी श्री नरनारायण देव की बात करूँ कि उन वो मूर्तियों में इतनी शक्ति है क्योंकि भगवान स्वामीनारायण ने अपने हाथों से उनको विराजमान किया था और ये वचन दिया था कि जो इंसान नरनारायण देव के दर्शन कर रहा है उसको बद्रिकाश्रम जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे तो शायद साल में 12 बार बद्रिकाश्रम जाता हूँ, वाह। लोग एक बार जाते होंगे। और उस मूर्तियों में इतनी ताकत है। मैं आपको बोलता हूँ तमन्ना जी कि अगर आपकी जिंदगी में हाँ। कोई ऐसा संकल्प होगा कि जो पूरा नहीं हो रहा है ना, वो दो जगह पे हमेशा पूरा होगा। एक, आप अहमदाबाद कालूपुर में श्री नारायण देव के दर्शन कीजिए, उनसे मांगिए, अगर वो नहीं पूरा कर रहे हो तो आप जो बोलो वो सजा लेने तैयार हूँ। और दूसरा, Okay. उज्जैन महाकालेश्वर जी पे जो मांगे, अगर वो नहीं मिल रहा है तो मैं आपकी कोई भी सजा लेने तैयार हूँ। और हाँ, ये सारे देव देवी के आराध में चलते हैं, तो हाँ सबसे बड़ी चीज़ है देवी। जो क्योंकि मैं नवरात्रे करता हूँ और मेरी कुल देवी पे की भी मेरे पे बहुत ज़्यादा कृपा रही है अभी, और बगलामुखी माँ को मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। वाह। तो हाँ, ये है कि अगर आप उनके टच में हो, उनके नियमों में हो और उनके साथ चल रहे हो, उनका डर रख के चल रहे हो ना, तो वो आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, वो गिराएंगे ज़रूर, वो उनकी है, मैं ये मानता हूँ कि वो आपको गिराएंगे। पर वो गिराएंगे क्यों? क्योंकि वो समझाएंगे कि बेटा ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके हमारे पीछे स्वामी reason है। संप्रदाय में ये कहा जाता है कि भगवान सूली का दुख नहीं देना चाहता, इसलिए सुई का दुख देता है। हाँ। अभी मैं ये सोच लूँ कि पिछले साल 30 लाख का लॉस हुआ, अगर मुझे 30 करोड़ का होता तो मैं तो मर जाता, तो ऊपर वाले ने 30 लाख का ही दिया। तो ये चीज़ें हैं कि उसकी रहमत में अगर आप रहते हो तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि आपने आपने सुना कि बीच में बहुत फेमस हुआ था कि चढ़ते सूरज ढलते देखे दैट सॉन्ग आल्सो, राइट। तो वो चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे लोगों को हम जब देखते हैं ना, जैसे हम तो कुछ नहीं है, ऐसे लोग हैं कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, आज वो ब्रांड लीडर्स बने हुए। यस। तो उनके पास ऐसा क्या था जो मेरे पास नहीं? उनके पास सब कुछ नहीं था, पर उनके पास एक चीज़ थी जो उनका भगवान था। क्या बात अगर है। वो उसको माने नहीं माने उसकी मर्जी है। लोग कहते हैं ना कि नसीब में होगा, नसीब में कुछ नहीं होता, नसीब में कुछ नहीं होता। आपको क्या पता कि ईंट सोने की है कि पीतल की है कि तांबे की है? उसके लिए नज़र चाहिए, और नज़र देने वाला वो है। अगर उसकी रहमत ना हो ना, तो आप और मैं ये बोल भी नहीं सकेंगे। आपने देखो कई करोड़पति ऐसे हैं कि अबजों रुपया है पर खाना नहीं खा पाते हैं। Right. अभी जैसे हमारे भारत के एक बहुत बड़े उद्योगपति, उनके बेटे को दुनिया भर की प्रॉब्लम्स है। तो Right. क्यों भाई? उनके पास पैसा है, और ऐसा नहीं दुनिया भर का दान धर्म करते हैं। अभी 50 करोड़, हमारे वहाँ एक तड़केश्वर महादेव करके भगवान का मंदिर है, वहाँ पे 5 करोड़ रुपए के 50 करोड़ ऐसा कुछ उन्होंने दान किया हुआ, 50 नोट, मुझे नहीं पता। तो क्यों? पर वो नहीं कर सकते ना उस चीज़ को, उनके हाथ में नहीं है। उनके हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। Yeah. हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि हमारे असल में आप जब पूछते हैं ना कि कभी कभी क्वालिटी गेस्ट, ये क्यों? क्योंकि हमारे गुरु महाराज का एक वाक्य है कि बी ह्यूमन फर्स्ट देन रिलीजियस, Yes. कि पहले इंसान तो बन जाओ, धार्मिक तो हम आपको बना ही देंगे, Definitely, तो definitely. आपको इंसान बनना है। तो ये सारी चीज़ें उसके हाथ में होती है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि लोग ये कहते हैं कि ज़िंदगी में नहीं चल पाएंगे, ज़िंदगी में ये खा नहीं पाएंगे, ज़िंदगी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ना कि उसकी रहमत में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। क्या तो बात ये है। मानता हूँ मैं। अभी हमारे में एक लड़के का पैर कट गया है, पर मैं इतना जानता हूँ कि उस पर उसकी रहमत ऐसी है कि वो कटे हुए पैर से भी ज़िंदगी में वो हासिल करेगा जो शायद वो पैरों के साथ नहीं कर पाएगा। क्या बात अभी वो गिरा, कल ही हम ये सारी चर्चाएं कर रहे थे कि वो गिरा, पैर कट गया वगैरह, घर में अकेला कमाने वाला था, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने बोली कि चलो उसका पैर ही कटा, अगर शरीर कटता है तो अभी एटलीस्ट उसके पास होप तो है। अगर मर जाता तो होप ही नहीं रहती। तो जब होप जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और अगर इंसान जिंदा है तो ये जहान को जीतने की ताकत वो रखता है। क्योंकि एलेक्जेंडर हो, बराक ओबामा हो, बिल क्लिंटन हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, उस चीज़ के साथ में, अभी देखो मोदी जी की बात में, तो मोदी जी माता जी के व्रत रखते हैं, स्पिरिचुअल है। शायद कोई उनको टोपी दे तो टोपी भी नहीं पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। जब आप रूट से जुड़ते हो ना, तो वो तुम्हारे साथ चलता है। और मैं ये फील करता हूँ कि वो मेरे साथ चलता है। वाओ। मैंने छोड़ के रखा हुआ है। कभी कभी मेरे को हार्ट में पेन, मैं सॉर्बिडेट ले लेता हूँ। मेरा है सॉर्बिट, मुझे छाती में बहुत, तो मैं सॉर्बिडेट ले लेता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ कि मुझे भगवान इतना समय देना कि मैं इतना इनफ कमा लूँ। जैसे 2 साल पहले ऐसा हुआ था कि मुझे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था। मैं, डॉक्टर ने बोला था 12 बजे तक तो जिंदा रहेगा, तो रहा, नहीं तो मर जाएगा। मैंने भगवान की चीज़, मुझे मारना है तो अभी मार दे, पर मेरे परिवार की गारंटी तेरे को लेनी पड़ेगी। और उस समय पे हमारे भगवान, हमारे संप्रदाय में ये कहा जाता है कि भगवान स्वामीनारायण लेने आते हैं, ऐसा कहते हैं। और तो जैसे मेरे गुरु महाराज आए थे, मुझे आज भी याद है। मैंने को फाउंडर कहा था कि प्रीति उनका नाम है, कि प्रीति गुरु महाराज आए हुए हैं।
तो उन्होंने बोला बकवास मत करो, गुरु महाराज, मैंने नहीं, गुरु महाराज से मैंने वचन लिया था कि अगर मेरे माँ बाप का ध्यान रख रहे हो तो मेरे को अभी ले चलो। और उस समय पे वो हॉस्पिटल में मेरे साथ में हमारे को फाउंडर थे, उनका ही एक्सपीरियंस है, मुझे तो नहीं पता क्योंकि मुझे तो इतना बुखार था कि डॉक्टर ने 12-1 बजे तक मरने की बात कर रहे थे। वो समय वो मेरे साथ में थे, उन्होंने ये अनुभव किया कि कोई मेरे सिरहाने बैठा के मेरे सिर पे हाथ घुमा रहा है, और उसके बाद मेरा बुखार उतरने लगा और 2 साल बाद यहाँ पे हूँ बिंदास। ये सारी Oh, चीज़ें। wow. But so, I mean, wow, this is amazing. I have no words right now. लेकिन ये हो गया हमारा स्पिरिचुअल एलिमेंट। Okay. बिफोर वी एंड दिस, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि सर, अगर 10 years फ्रॉम नाउ मैं आपसे पूछूं कि बिल्वपत्र क्या इम्पैक्ट छोड़ना चाहेगा लोगों पे, तो व्हाट वुड दैट बी? बिल्वपत्र एक ही, मैं चाहता हूँ कि बिल्वपत्र सिर्फ एक ही इम्पैक्ट छोड़े कि अगर इंसान कहीं भी जा रहा है तो पहले अपने गूगल मैप्स पे बिल्वपत्र का लोकेशन डाले। मैं यही चाहता हूँ। मैं नहीं कमा, देखो मेरी ज़रूरत 2 रोटी की है, 2 रोटी मिल जाए मुझे बस है। परंतु हाँ, अगर कोई भी इंसान, जीवन आप भी कभी अपनी फैमिली के साथ में वेकेशन प्लान कर रहे हो तो आप घर से निकल रहे हो, तो जैसे कि आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो? अनमैरिड। हाँ, तो जिस दिन मैरिड हो आप हो जाओ या अनमैरिड हो तो मम्मी पापा, पापा उदयपुर रुकेंगे तो बिल्वपत्र में रुकेंगे। जिस दिन आप ये अचीव हम कर लेंगे ना, हमने जंग जीत ली, बाकी तो हम खत्म कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 2 रोटी की बात है, मर्सिडीज तो आ ही जाएगी, प्लेन भी आ जाएगा, सारी चीज़ें, पर वो कब आएगा जब हम इस चीज़ को जीत लेंगे। Wow. क्या very nice vision, sir. So, are you okay with the rapid fire, sir? Okay. So, luxury या affordability? लग्जरी विथ अफोर्डेबिलिटी। Okay. Profit या customer का trust? कस्टमर का ट्रस्ट। Okay. Speed या perfection? बोलोगे स्पीड speed इन राइट टाइम। Okay. One city with biggest tourism future? एक तो नहीं कह सकता, 2 ऐसी सिटीज़ हैं, एक तो अयोध्या और दूसरी Obviously. उज्जैन। हाँ, 2 Okay. One mistake जो हर traveler करता है? फोटोज़ पे रिलाई कर लेता है या मेक माई ट्रिप से बुकिंग कर लेता है, वो उसमें वो फंस जाता है। One book that changed your life? श्रीमद् भगवद गीता। Wow. एक advice for 20-year-old? फॉलो योर पैशन, बाकी दुनिया गई भाड़ में, ऊपर वाला तुम्हारे साथ में है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। एंड अगर कोई भी इंसान है जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है या एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहता है या वो अर्ली 20s या 30s में है, तो उनको एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि लगे रहना, उसको निरंतरता बनाए रखना, जैसे मैंने कहा है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है ना कि अभी वो फैशन में आ गई है, रोज़ एंटरप्रेन्योर्स पैदा हो रहे हैं, रोज़ एंटरप्रेन्योर्स मर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड बिल्डअप इतना बड़ा, मतलब बहुत ईजी लगता है बना लेना, ये चीज़ है, पर अगर आप इसमें कूद रहे हो तो एक चीज़ समझ लेना, ये आग का दरिया है, तैर के जाना है। आप उस चीज़ को कभी मत छोड़ना। अगर आप कर रहे हो, अगर आपको आपके प्रोडक्ट पे विश्वास है और आपको अगर अपने आप पे विश्वास है ना, तो ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता। बाकी 10 रुपये की फिटकरी को 750 में बिकते हुए मैंने देखा हुआ है। ओके, वाओ। तो थैंक यू सो मच सर इस शो पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। हर आंसर आपने इतना दिल से दिया है और ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ आपकी लाइफ की जर्नी या बिजनेस की जर्नी नहीं, इट्स लाइक हम कोई इनर एनर्जी जो एक आपके अंदर है, एक स्पिरिचुअल पास जिससे आप बात कर रहे हैं, वो निखर के आ रही है। सो थैंक यू सो मच हर सवाल का इतना ब्यूटीफुल आंसर देने के लिए। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। सो गाइज, अगर आपका हमारे आज के गेस्ट से कोई भी सवाल है तो डू कॉमेंट दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। माइक पे मिलेंगे।